ImageNet डेटा सेट के ऊपर 1000 क्लास क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत से आर्किटेक्चर प्रपोज किए गए, जिसमें से एक गूगली नेट था जो गुज़िश्ता टॉपिक में डिस्कस किया गया। इसी तरह का एक और बहुत अहम आर्किटेक्चर रेजनेट है। रेजनेट स्टैंड फॉर रेजिडुअल नेटवर्क। रेजनेट आर्किटेक्चर 2015 में प्रपोज किया गया और इसकी मदद से जो टॉप 5 एरर है वो 3.6% तक पहुंच गया। याद रहे कि ह्यूमन एरर ImageNet के डेटा सेट पे तकरीबन 4 to 5% है, यानी गूगली नेट के बाद और रेजनेट और उसके आगे आइंदा आने वाले आर्किटेक्चर ह्यूमन परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। इस आर्किटेक्चर की एक अहम बात यह है कि ये सिर्फ ImageNet के ऊपर 1000 क्लास क्लासिफिकेशन पे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बल्कि उस वक़्त के अहम चैलेंजेस जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन के टास्क में भी ये फर्स्ट पोजीशन पे था। और ImageNet के साथ साथ एक और अहम डेटा सेट कोको डेटा सेट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन के टास्क में ये फर्स्ट पोजीशन पे था। ना सिर्फ ये आर्किटेक्चर इन तमाम चैलेंजेस और इन तमाम टास्क के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे था, जो सेकंड पोजीशन पे आर्किटेक्चर मौजूद थे उनसे ये कहीं ज़्यादा बेहतर था। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के टास्क में सेकंड आने वाले आर्किटेक्चर पे से 16% बेहतर था और ImageNet के ऊपर लोकलाइजेशन के टास्क में सेकंड पोजीशन पे आने वाले आर्किटेक्चर से 27% बेहतर था। सवाल ये है कि इस आर्किटेक्चर में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से ना सिर्फ इसने बेतहाशा टास्क के ऊपर फर्स्ट पोजीशन अचीव करी, बल्कि बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से अचीव करी। ImageNet आर्किटेक्चर के बनाने वालों ने एक अहम इंफॉर्मेशन ये नोट की कि 2012 में जब AlexNet आया तो उसके अंदर 8 लेयर्स थी। उसके बाद जब VGG प्रपोज हुआ तो उसमें 16 और 19 लेयर के आर्किटेक्चर थे। इसके बाद जब गूगल नेट प्रपोज हुआ तो उसमें 27 लेयर्स के मौजूद थी। इससे ये जाहिर होता है कि जैसे जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेप्थ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेप्थ का इजाफा किया जाता है और डेप्थ का इजाफा करने के लिए लेयर्स बढ़ती जाती हैं, ये आर्किटेक्चर बेहतर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि 8 लेयर के आर्किटेक्चर से बेहतर 19 लेयर का आर्किटेक्चर है, 19 लेयर के आर्किटेक्चर से बेहतर 27 लेयर का आर्किटेक्चर है। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए रेजनेट के आर्किटेक्चर के प्रपोज करने वालों ने नेटवर्क के अंदर लेयर बढ़ाना शुरू करी। उन्होंने 27 लेयर्स को बढ़ा के 56 लेयर्स तक के आर्किटेक्चर प्रपोज किए और इससे भी ज़्यादा लेयर्स के आर्किटेक्चर बनाए। कुछ वेरिएंट्स जो यहाँ शो किए गए हैं जिन्हें CFR 10 के डेटा सेट के ऊपर ट्राई किया गया, उसमें 20 लेयर का आर्किटेक्चर, 32 लेयर का आर्किटेक्चर, 44 एंड 56 लेयर का आर्किटेक्चर मौजूद है। लेकिन टू देयर सरप्राइज, जैसे जैसे वो लेयर बढ़ाते रहे आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस बुरी होती रही, आर्किटेक्चर का एरर बढ़ता रहा। इस यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो 56 लेयर का आर्किटेक्चर है, जो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, उसका एरर 20 लेयर के आर्किटेक्चर से ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर एरर है और x एक्सिस के ऊपर आइट्रेशन या ईपॉक्स हैं। तो पिछले आर्किटेक्चर में जैसे जैसे लेयर बढ़ रही थी एरर कम हो रहा था। इनकी ऑब्जर्वेशन में जैसे जैसे लेयर बढ़ती रही एरर बढ़ता रहा। ये बात कुछ थोड़ी अजीब सी है क्योंकि पिछले आर्किटेक्चर्स में तो लेयर बढ़ाने से एरर कम हो रहा था, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने एक अहम इंफॉर्मेशन ऑब्ज़र्व करी और वो ये कि जैसे जैसे हम नेटवर्क के अंदर लेयर बढ़ाते चले जाते हैं, हमारे पास बैक प्रोपोगेशन के अंदर जो चेन रूल है, हमने इससे पहले गुज़िश्ता टॉपिक्स में देखा था कि बैक प्रोपोगेशन जब की जाती है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, फिर आउटपुट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लेयर, देन अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लेयर, और ये इस तरह से एक लंबी चेन रूल प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने नोटिस की वो ये कि जब ये छोटे छोटे डेरिवेटिव की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई होते 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 ये एक बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक डेरिवेटिव की वैल्यू 0.1 है और अगले डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0.1 है, तो जब चेन रूल में ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा। इसी तरह
अगर एक और दफ़ा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये और छोटा हो जाएगा और ये छोटा होता चले जाएगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, यानी ग्रेडियंट जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट है, वो बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है इस चेन रूल में सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और इस छोटी वैल्यू की वजह से वेट अपडेट ही नहीं होते। अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट 0.00001 हो जाए और उसको फिर आप लर्निंग रेट से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो बहुत छोटी वैल्यू की, यानी वेट के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जब इन्होंने डीपर आर्किटेक्चर्स बनाए तो उन्होंने बुरा परफॉर्म करना शुरू किया। इस वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस आर्किटेक्चर ने एक अहम इनोवेशन प्रपोज करी जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट कनेक्शन। इस यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया इन्होंने वो बेसिकली वीजीजी नेट से 18 टाइम्स बड़ा आर्किटेक्चर था, और ना सिर्फ 18 टाइम्स बड़ा आर्किटेक्चर था, इंटरेस्टिंगली ऑल्दो कि इस आर्किटेक्चर को ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगा, इस आर्किटेक्चर को ट्रेनिंग में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगे और 8 जीपीयूज़ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम के बावजूद ये आर्किटेक्चर टेस्ट टाइम पे, रन टाइम पे, जब हम इन मशीन लर्निंग एआई के एल्गोरिथम को किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं, उस वक्त ये आर्किटेक्चर वीजीजी नेट से फास्टर था। तो वीजीजी नेट से 8 टाइम्स बड़ा है लेकिन वीजीजी नेट से फास्टर भी है। जो इनोवेशन इसमें प्रपोज की गई उसे हम कहते हैं शॉर्टकट कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 34 लेयर के आर्किटेक्चर शो किए गए हैं। पहले 34 लेयर के आर्किटेक्चर में टिपिकली जिस तरह CNN में होता है, एक लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, उसके बाद तीसरी लेयर है, एंड सो ऑन। लेकिन जो आर्किटेक्चर हमें राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, उस आर्किटेक्चर के अंदर एक और कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट कनेक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर 2 लेयर के दरमियान एक शॉर्टकट कनेक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल लेयर के अंदर जो वैल्यूज़ कंप्यूट हुई थी वो आगे 2 लेयर आगे भी कॉपी हो गई हैं, और उसके बाद वो 2 लेयर आगे भी कॉपी हो गई हैं, उसके बाद भी 2 लेयर आगे भी कॉपी हो गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे आपने पहली लेयर में कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करे और कुछ फ़ीचर्स कंप्यूट कर लिए। 2 लेयर आगे आपने उन फ़ीचर्स की मदद से कुछ और फ़ीचर्स कंप्यूट किए। तो 2 लेयर आगे जो नए फ़ीचर्स कंप्यूट करे वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं, और जो 2 लेयर पीछे वाले फ़ीचर्स हैं वो भी आगे कॉपी हो गए। यानी अब आपके पास 3rd 4th लेयर्स या जितनी भी आगे लेयर आप जाते जाते हैं, आपके पास पिछली लेयर के फ़ीचर्स भी साथ साथ शामिल होते चले जाते हैं। यानी आपकी फ़ीचर स्पेस और रिच हो जाती है, पिछले फ़ीचर्स भी मौजूद हैं और नए फ़ीचर्स जो कंप्यूट हैं वो भी साथ मौजूद हैं। ये हमें हासिल हुआ शॉर्टकट कनेक्शन की वजह से। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो ये थी कि वैनिशिंग ग्रेडियंट्स हो रहे हैं, यानी जब इस 34 लेयर ऑफ के आर्किटेक्चर में जब 34 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट और प्रीवियस वेट्स की पूरा 34 या उससे ज़्यादा का जब चेन रूल बनेगा तो ये इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन में जो ग्रेडियंट वैनिश हो जाएगा वो कैसे सॉल्व हुआ? वो ऐसे सॉल्व हुआ कि जब ये आर्किटेक्चर बैक प्रोपगेट करेगा तो जो चेन रूल है उसके अंदर भी शॉर्टकट कनेक्शन की वजह से जो बड़ी डेरिवेटिव्स की वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होकर छोटे होने से पहले ही पीछे कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर बहुत सारी डेरिवेटिव्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर छोटी हो जाएं लेकिन उसके साथ साथ हायर वैल्यूज़ भी पीछे अवेलेबल होंगी, इसका मतलब वेट अपडेट के वक्त कुछ ना कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी जिसकी वजह से वेट्स अपडेट होते रहेंगे और डीपर नेटवर्क्स ट्रेन होते रहेंगे। वरना डीपर नेटवर्क्स को ट्रेन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ग्रेडियंट्स ही इतने छोटे थे कि वेट्स ही नहीं अपडेट होते थे। इस शॉर्टकट कनेक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको हम यहाँ पे मज़ीद तफसील से देख सकते हैं। एक प्लेन नेट है जिसके अंदर एक इनपुट x आई, उस पर कुछ वेट्स अप्लाई हुए, कुछ एक्टिवेशन फंक्शन रीलू अप्लाई हुआ और आउटपुट जनरेट हो गई जिसे हम hx कह रहे हैं। रेजिडुअल नेट में भी यही हुआ, x इनपुट आई, कुछ लेयर से पास हुआ और आउटपुट जनरेट हो गई जिसे हम f ऑफ x कह रहे हैं। लेकिन रेजिडुअल नेटवर्क में चूंकि पीछे से शॉर्टकट कनेक्शन आ रहा है तो हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट hx आई है उसके अंदर fx भी शामिल है, x भी शामिल है। तो एक्चुअल आउटपुट इज f ऑफ x
प्लस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स वो फीचर्स हैं जो इन लेयर्स की मदद से कंप्यूट हुए और एक्स पिछली वाली चंद लेयर्स के फीचर है या इनपुट है जो आगे कॉन्कैट हो गई है या आगे ऐड हो गई है इस केस में। इस शॉर्टकट कनेक्शन को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इस शॉर्टकट कनेक्शन को बॉटल नेक कनेक्शन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉटल नेक कनेक्शन क्या चीज़ है? जब हमने गुज़िश्ता टॉपिक में गूगल नेट की बात की थी, गूगल नेट में हमने ये डिस्कशन की थी कि गूगल नेट ने कंप्यूटेशंस को कम करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर्स भी निकाल दी थी और साथ साथ 1 बाय 1 की कॉन्वोल्यूशन इंट्रोड्यूस की थी जिससे मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी। तो इस आर्किटेक्चर ने स्पीड अप करने के लिए गूगली नेट की इनोवेशन यानी बॉटल नेक कनेक्शन का सहारा लिया, यानी इसने एक बहुत डीपर आर्किटेक्चर प्रपोज किया जो बहुत बेहतर फीचर कंप्यूट कर रहा था, साथ साथ इसने बॉटल नेक कनेक्शन के थ्रू स्पीड भी कम कर दी और इसी वजह से ये आर्किटेक्चर 2015 में तमाम टास्क में विनर था। ये आर्किटेक्चर 2015 में विनर होने के बाद आज तक जो शॉर्टकट कनेक्शन की इनोवेशन है वो तकरीबन हर आर्किटेक्चर में यूज़ हो रही होती है। जिससे पिछले वाले आर्किटेक्चर थे उन्हें भी शॉर्टकट कनेक्शन की मदद से इम्प्रूव कर लिया गया और दौरे हाजिर में जो जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर है या जीपीटी है या जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं उनके अंदर भी ये शॉर्टकट कनेक्शन वाली इनोवेशन के सहारे से डीपर नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन इमेज नेट के ऊपर रेजनेट के बाद और भी कुछ आर्किटेक्चर प्रपोज हुए जिसके अंदर से एक आर्किटेक्चर एसी नेट है, स्क्वीज एंड एक्साइटेशन नेटवर्क, जिसे हम आइंदा आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।